कभी सोचा है कि प्रकृति में सिर्फ एक अकेला जीव नहीं, बल्कि उसका पूरा का पूरा समूह एक साथ मिलकर कैसे काम करता है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। हम समझेंगे पॉपुलेशंस के विज्ञान को, मतलब समष्टियों को, और यकीन मानिए, ये प्रकृति को देखने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी ये जो खोज है वो एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करेंगे। एक ऐसा सवाल जो प्रकृति को समझने का एक नया दरवाजा खोल देगा। जरा सोचिए, सुबह सुबह बाग में एक बुलबुल गा रही है। आवाज तो बड़ी मीठी लगती है, पर क्या कभी दिमाग में ये सवाल आया है कि आखिर ये पक्षी गाता ही क्यों है? सवाल बहुत सीधा सा लगता है ना? पर इसका जवाब बहुत गहरा है। देखिए, जीव विज्ञान में ना हम दो तरह के सवाल पूछ सकते हैं। पहला सवाल है कैसे, मतलब वो पक्षी गाने में कैपेबल कैसे है? इसका जवाब तो उसकी बॉडी में है, उसके वोकल कॉर्ड में है, उसके फेफड़ों में है। लेकिन दूसरा और ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है क्यों, मतलब उसे गाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? और बस यही क्यों का सवाल है जो हमें इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी की दुनिया में ले जाता है। ये वो साइंस है जो सिर्फ ये नहीं देखती कि क्या हो रहा है, बल्कि ये समझने की कोशिश करती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये जीवों के आपसी रिश्तों और उनके पर्यावरण के साथ उनके कनेक्शन को समझने का विज्ञान है। तो इसी क्यों को दिमाग में रखते हुए चलिए अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो एक शब्द बार बार आता है, समष्टि या पॉपुलेशन। तो इसका असल मतलब होता क्या है? देखिए, किसी भी समूह को एक समष्टि या पॉपुलेशन कहने के लिए चार बातें होनी जरूरी हैं। पहली, वो सब एक ही स्पीशीज के हों। दूसरी, वो एक तय ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हों। तीसरी, वो एक जैसे ही रिसोर्सेज के लिए, मतलब खाने पीने और रहने की जगह के लिए compete करते हों। और चौथी, वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हों, मतलब बच्चे पैदा कर सकते हों। जब ये चारों शर्तें पूरी होती हैं, तब जाकर एक समष्टि बनती है। और ये आइडिया सिर्फ जानवरों तक ही सीमित नहीं है। आप देखिए, तालाब में कमल के पौधे, जंगल में सागौन के पेड़, या फिर किसी लैब की कल्चर प्लेट में पनपते बैक्टीरिया, यहाँ तक कि एक पुराने खाली मकान में रहने वाले चूहे, ये सब अपनी अपनी समष्टि के बेहतरीन उदाहरण हैं। अब यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है। एक समष्टि के ना अपने कुछ खास गुण होते हैं, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको किसी एक अकेले जीव में कभी नहीं मिलेंगी। इन्हें आप समष्टि के वाइटल साइंस भी कह सकते हैं। इसको ऐसे समझिए, एक अकेला इंसान या जानवर पैदा होता है और मर जाता है। उसका एक जेंडर होता है, मेल या फीमेल। लेकिन पूरी पॉपुलेशन का जन्म या मृत्यु नहीं होती, उसकी जन्म दर और मृत्यु दर होती है। उसका कोई जेंडर नहीं होता, बल्कि उसका एक लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो होता है। और उसकी एक एज स्ट्रक्चर होता है। ये गुण किसी एक के नहीं, बल्कि पूरे समूह के होते हैं। तो जन्म दर या नेटैलिटी क्या है? ये किसी एक व्यक्ति के जन्म की कहानी नहीं है। ये तो पूरे समूह में नए मेंबर्स के जुड़ने की रफ्तार को मापता है कि एक निश्चित समय में प्रति व्यक्ति कितने नए सदस्य जुड़ रहे हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक तालाब में पहले से 20 कमल के पौधे थे। एक साल बाद वहां 8 नए पौधे और उगाएं। तो हम जन्म दर कैसे निकालेंगे? हम 8 को 20 से डिवाइड करेंगे, तो जवाब आएगा 0.4, यानी जन्म दर हुई 0.4 संतति प्रति कमल प्रति वर्ष। ये उस पूरी कमल की समष्टि की जन्म दर है। ठीक इसी तरह मृत्यु दर या मोर्टेलिटी भी एक सामूहिक गुण है। यह हमें बताता है कि एक तय समय में पॉपुलेशन में प्रति व्यक्ति के हिसाब से कितने सदस्यों की मौत हो रही है। जैसे मान लीजिए एक लैब में 40 फल मक्खियां हैं। एक हफ्ते में उनमें से 4 मर गईं, तो मृत्यु दर क्या होगी? 4 को 40 से भाग देंगे, मतलब 0.1 व्यक्ति प्रति फल मक्खी प्रति सप्ताह। ये हमें उस समष्टि के घटने की रफ्तार बता रहा है। अब किसी समष्टि का भविष्य कैसा होगा, ये जानने का एक और बहुत ही दिलचस्प तरीका है एज पिरामिड। हम पूरी पॉपुलेशन को 3 एज ग्रुप्स में बांट देते हैं। एक जो अभी बच्चे हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, दूसरे जो प्रजनन कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव, और तीसरे जो बूढ़े हो चुके हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब इन पिरामिड्स को देखिए। अगर युवा सदस्य ज्यादा हैं, जैसा पहले पिरामिड में है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। अगर सब लगभग बराबर हैं, तो वो स्टेबल रहेगी। और अगर बूढ़े सदस्य ज्यादा हैं, तो पॉपुलेशन घटेगी।
ये सब जानना तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक सवाल उठता है। वैज्ञानिक असल में किसी पॉपुलेशन का साइज पता कैसे लगाते हैं? क्या वो एक-एक करके हर जीव को गिनते हैं? तो पॉपुलेशन के साइज को मापने का जो सबसे आम तरीका है उसे कहते हैं समष्टि घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी। इसे n से दिखाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि एक खास एरिया में कितने इंडिविजुअल्स रहते हैं। लेकिन यहाँ एक पेच है। क्या सिर्फ नंबर गिन लेना हमेशा सही तस्वीर देता है? जरा सोचिए, एक इलाके में 200 गाजर घास के पौधे हैं और वहीं पर एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़ है। अब गिनती के हिसाब से तो बरगद का घनत्व सिर्फ 1 है, जो बहुत कम है, लेकिन उस पूरे इकोसिस्टम पर उसका असर उन 200 पौधों से कहीं ज्यादा है। इसीलिए कभी-कभी सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि कुल बायोमास यानी जैव भार को मापा जाता है। और सोचिए, जब सीधा गिनना नामुमकिन हो, जैसे जंगल में बाघों को गिनना, तब इकोलॉजिस्ट बहुत ही क्लेवर इनडायरेक्ट तरीके अपनाते हैं। वो बाघों को उनके पैरों के निशान यानी पग मार्क्स या उनकी पॉटी यानी फीकल पैलेट से गिनते हैं, या फिर झील में मछलियों की आबादी का अंदाजा लगाने के लिए वो ये देखते हैं कि एक जाल में औसतन कितनी मछलियां फंस रही हैं। चलिए अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं। एक बात तो साफ है कि पॉपुलेशंस कभी एक जैसी नहीं रहती, वो डायनामिक होती हैं। उनका आकार समय के साथ लगातार बदलता रहता है। किसी भी पॉपुलेशन के घनत्व में जो ये उतार चढ़ाव आता है ना, उसके पीछे 4 बुनियादी ताकतें काम करती हैं। ये 4 फोर्सेस मिलकर ही तय करती हैं कि पॉपुलेशन बढ़ेगी, घटेगी या उतनी ही रहेगी। 2 ताकतें पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स को जोड़ती हैं, जिससे उसका आकार बढ़ता है। पहली है जन्म दर यानी नेटैलिटी, मतलब नए सदस्यों का पैदा होना, और दूसरी है आप्रवासन यानी इमिग्रेशन, मतलब दूसरी जगहों से उसी स्पीशीज के सदस्यों का उस इलाके में आकर बस जाना। और ठीक इसके उलट 2 ताकतें पॉपुलेशन से इंडिविजुअल्स को कम करती हैं। पहली है मृत्यु दर यानी मोर्टेलिटी, मतलब सदस्यों का मर जाना, और दूसरी है उत्प्रवासन यानी एमिग्रेशन, जब उस पॉपुलेशन के सदस्य वो इलाका छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। तो इन चारों फोर्सेस का जो कुल असर है वो इस एक सिंपल से इक्वेशन में सिमट जाता है। ये इक्वेशन बताता है कि भविष्य में किसी समय पर पॉपुलेशन का घनत्व कितना होगा। वो बराबर होगा आज के घनत्व प्लस जितने लोग जुड़े जन्म और आप्रवासन से, माइनस जितने लोग कम हुए मृत्यु और उत्प्रवासन से। ये इकोलॉजी का एक फंडामेंटल इक्वेशन है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है कि इन सब इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को समझना इतना ज़रूरी क्यों है। ये जानकर कि पॉपुलेशंस कैसे काम करती हैं, कैसे बढ़ती या घटती हैं, हम अपनी दुनिया की बड़ी बड़ी चुनौतियों जैसे कंजर्वेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट और यहाँ तक कि ह्यूमन पॉपुलेशन से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए बेहतर तरीके कैसे बना सकते हैं, इस पर सोचिएगा ज़रूर।